आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। देख रहे हैं खेल मोहब्बत का भाग 3। भाग 3 शुरू करने से पहले आप सभी से कुछ पूछना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग हॉरर स्टोरी देखना पसंद करेंगे? अगर आप हॉरर स्टोरी देखने के इच्छुक हों या नहीं भी हों तो आप सभी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। गौरव की नापाक हरकतों से श्रद्धा पूरी तरह डरी हुई थी। उसका शरीर डर से कांप रहा था। उसको अपने शरीर पर उसकी उंगलियां घूमती महसूस हो रही थी। अंदर ही अंदर एक बहुत बुरा एहसास कचोटता जा रहा था, जिसे सोचकर उसकी आंखें फिर से भर आई। जाने क्या होगा आगे। इस बार तो जमुना देवी बीच में आ गई, पर अगली बार कौन आएगा? युवराज अपने स्टडी बुक्स लेकर बैठे थे, तभी दादाजी अपने कपड़े सही करते हुए अंदर आए। अरे युवी, ये क्या? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? चलो जल्दी करो, हमें शादी में जाना है। मैं गया तो था कल सुबह ही रस्मों रिवाज में, अब कहीं और जाने का मन नहीं है। आप ही जाइए। और हाँ, उधर कुछ भी उल्टा सीधा खाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ने मना किया था। इसीलिए मैंने बेजू से कहकर आपके लिए खाना बनवा दिया है। जाने से पहले खा लीजिएगा प्लीज़। युवराज ने किताबों में आग गड़ाए ही कहा। क्या यूवी, तुम भी? शादी में भला कौन घर से खाना खाकर जाता है? दादाजी मुंह फुलाकर बोले। युवराज ने किताबों से नजरें हटाई और उनकी तरफ देखकर बोले, जाइए फिर और खाइए जो भी आपको पसंद हो। लेकिन बाद में तबीयत बिगड़ी और डॉक्टर ने मुझे सुनाया तो गलती आपकी होगी। सोच लीजिए। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगा और तुमसे वादा भी करता हूँ कि अगले दिन से ही मेरा खाना होगा सिर्फ खिचड़ी और दलिया जी, और दूध मलाई भी बंद। मैंने रोटी सब्जी खाने से नहीं रोका दादाजी, बस खाना घर का और कम से कम तेल मसालों का होना चाहिए, और बिना चीनी मिलाए सादा या हल्दी वाला दूध पीने में कोई हर्ज नहीं है। बस करो युवी, यहाँ खड़ा रहकर तुम्हारी बातें ही सुनता रहा तो राम प्रसाद की बेटी भी विदा हो जाएगी। इसीलिए अब चलता हूँ। तुमको भी शादी में आने का मन करे तो बेझिझक चले आना। इतना कहकर दादाजी चले गए और युवराज वापस अपनी किताबों में घुस गए। मगर कुछ ही देर बाद शादी में म्यूजिक तेज आवाज में बजने लगा, जिसकी वजह से युवराज अपना ध्यान पढ़ने में नहीं लगा पा रहे थे। उन्होंने छल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, पर गानों का शोर इतना ज्यादा था कि मानो पूरा घर ही बजने लगा। उफ, क्या मुसीबत है! इतने तेज म्यूजिक चलाने की क्या जरूरत थी? युवराज ने अपना सर पकड़ लिया। क्या युवराज बाबू, अब शादी है तो गाना बजाना तो होगा ही। बिरजू ने उनका खाना मेज पर लगाते हुए कहा। हाँ तो बजाए ना, दिल खोल कर बजाए, पर धीरे नहीं चला सकते क्या? मैं किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, सारे कान बज रहे हैं। हाँ, क्या युवराज बाबू आप भी? बिरजू हंसता हुआ युवराज के कमरे से निकल गया। उसका ध्यान अब पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था, और ऊपर से उन्हें श्रद्धा से माफ़ी भी मांगनी थी। मगर आज सारे गांव में घंटों घूमने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिल पाई थी। कुछ सोच युवराज आखिर उससे माफ़ी कैसे मांगा जाए, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उन्होंने गुस्से में भरकर मेज पर मुक्का जमाया और बिना कुछ खाए ही उठकर छत पर चले आए। यहाँ से सीधा फंक्शन का नज़ारा भी दिखाई दे रहा था। दूर बड़े बड़े टेंट लगे थे और चारों तरफ लाइट्स वाली झालर। अचानक उन्हें देखते देखते युवराज को कुछ सूझ गया और उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। क्या युवराज, तू भी? कैसे भूल गया कि आज तो गांव में शादी है और शादी में तो सब जाते हैं। श्रद्धा भी जरूर पहुंची होगी, आई एम श्योर। वैसे भी मैंने उसको कल उसी शादी वाले घर में कुछ काम करते भी तो देखा था। तो फिर देर किस बात की? आ रहा हूँ श्रद्धा, बस तुम वेट करो। इतना कहकर युवराज मुस्कुराते हुए छत से नीचे भाग गए। जाते जाते उन्हें बिरजू ने खाने के लिए आवाज भी दी, पर वो नहीं रुके। इधर श्रद्धा को सोचते हुए धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। आज सुबह जो भी कुछ गौरव ने उसके साथ किया, उसके बाद तो कोठी पर काम करने जाना उसकी अस्मत के लिए खतरा बन चुका था। वैसे तो गौरव उसको बस सुबह ही दिखाई दिया था, फिर वो उसकी नज़रों से किसी तरह पूरा दिन बचती रही, क्योंकि जमुना देवी अपने बेटे के इतने वक्त बाद आने से बहुत खुश थी और उसने गौरव को एक मिनट भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। बीच में एक मौका मिला भी था गौरव को दोबारा से श्रद्धा को कहीं अकेले में पकड़ने का, पर तभी रंजीत ने उसे बुला लिया और शहर में चल रहे उसके कारोबार की जानकारी लेने बिठवा लिया। बाद में शाम होने के उपरांत श्रद्धा वहां से भाग निकली और तब से उससे बचने का कोई रास्ता सोचते सोचते पागलों की तरह चलती जा रही थी। रास्ते में फिर वही शादी का घर पड़ा, जिसे देखते ही वो जाने क्यों मुस्कुराने लगी। हर तरफ खुशी का माहौल था। जिस घर में शादी थी उसको दुल्हन की तरह सजाया गया था और सारा डेकोरेशन सजावटी लाइट से किया गया था। यहाँ तक कि आसपास छोटे छोटे पेड़ पौधों पर भी जगमगाती झालर लपेटी हुई थी। सुंदर सुंदर बल्ब की रोशनियों में सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला था।
घर की थोड़ी दूरी पर बड़ा सा टेंट लगा था जहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी थी और गांव के सभी लोग वहां जमा होकर खाने का आनंद ले रहे थे। छोटे बच्चे गानों की धुन पर पूरे जोश के साथ नाच भी रहे थे, जिसको देखकर वो हंसने लगी। एक तरफ दुल्हा दुल्हन के लिए मंडप भी सजाया गया था, के लिए छोटा सा स्टेज भी बना था जहाँ वेडिंग चेयर सजी रखी थी। वो इन सारी चीज़ों को देखकर अनायास ही अपनी एक कल्पना बुनने लगी, जिसमें वो खुद को किसी दुल्हन के रूप में देख रही थी और उसके साथ गोरी शक्ल वाला उसका जीवन साथी भी था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हवन कुंड की अग्नि में आहुति देकर नए खुशहाल जीवन की मनोकामना कर रहे हों। कुछ ऐसा सपनों की दुनिया में वो डूब गई। यहाँ शादी समारोह में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से रणजीत और जमुना देवी उतरे। उनको देखते ही बाकी सभी लोग एक तरफ हो गए, क्योंकि रणजीत गांव का सबसे बड़ा और अमीर जमींदार था। गांव में जब भी कोई बड़ा शादी समारोह होता तो रणजीत ठाकुर ही उसमें अपना आधा पैसा लगाया करता था, ताकि उसकी छवि गांव भर में अच्छी बनी रहे। दूसरी तरफ वहीं छोटे किसान और कम पढ़े लिखे गाँव वालों को अपनी बातों में फंसाकर उनकी खेती से उपजे अनाज को खुद कम दामों में खरीद लिया करता था और शहर में जाकर उसी फसल को ऊंचे दामों में बेच देता था। इससे उसकी आमदनी तो अच्छी खासी हो जाती, मगर जिन किसानों ने कम दामों में उसको फसल बेची थी उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ जाता था। ऐसे में वो जाते भी तो कहाँ, हर हालत में कर्जा लेना ही पड़ता, जिसको चुकाते चुकाते या तो उनको अपनी ज़मीनें खोनी पड़ती या अपनी ज़िंदगी। कई बार फसल खराब होने या अन्य कारणों से भी उनको अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ जाती थी। जिन जमींदारों या व्यापारियों को ज़मीन गिरवी रखी जाती थी उनकी लिंक रणजीत के साथ जुड़ी हुई थी। वो आपसी तालमेल बिठाकर गिरवी रखी हुई जमीन के बदले धनराशि उपलब्ध करवाते और अगर तय समय पर धनराशि वापस नहीं मिलती तो जमीनों को छीन लिया करती थी। फिर वही जमीन रणजीत सस्ते दामों में खरीदकर उन्हें ऊंचे रेट में बेच देता था या दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उनसे उन्हीं की खेती में काम करवाता। आइए ठाकुर जी, स्वागत है आपका। रामप्रसाद ने दोनों हाथ जोड़कर उसका स्वागत सत्कार किया। ब्याह की तैयारी में कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना? रणजीत ने सोफे पर बैठते हुए पूछा, जो खास मेहमानों के लिए लगाए गए थे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं सरकार, भला आपके होते तैयारियों में कैसी समस्या? आप तो बस मेरी बिटिया के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे दीजिए, हम धन्य हो जाएंगे। रामप्रसाद ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर निवेदन किया। क्यों नहीं, वही देने तो आए हैं। तभी ढोल नगाड़े बजने का स्वर गूंज उठा। बारात आ गई, बारात आ गई। जितने भी छोटे बच्चे थे वो एक साथ चिल्लाने लगे। लगता है बारात आ चुकी है। ठाकुर सरकार, कृपया आप भी चलकर दूल्हे राजा के स्वागत में शामिल हो जाएं तो मेहरबानी होगी। रामप्रसाद ने उसी तरह हाथ जोड़े कहा। शामिल क्या होना, हमको दूल्हे को तिलक लगाकर उसका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, रामप्रसाद बोला और सभी उठकर बारात का स्वागत करने के लिए चले गए। इधर श्रद्धा ने भी जैसे बारात को आते देखा तो उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई और वो उसे थोड़ा और नजदीक से देखने के लिए दौड़ पड़ी। बारात में सभी लोग नाच रहे थे और बीच बीच घोड़ी पर सहरा बांधे दूल्हा बैठा हुआ था। वो तो मानो आज की सारी बुरी घटना को भूलकर बस वही देखने लगी। यहाँ तक कि उसे घर जाने का भी ख्याल नहीं आया। उसका मन कर रहा था कि बाकी लोगों की तरह वो भी उनमें शामिल हो जाए और खूब नाचे, कि नहीं था। इसीलिए वो दूर से उन्हें देख देख कर तालियां बजाने लगी और हंसते हुए अपनी कमर में बंदी चुन्नी को दोनों हाथों से हवा में लहराते हुए कभी गोल गोल घूमती तो कभी बाहों को फैलाकर उछलती। वहीं दूसरी तरफ युवराज श्रद्धा को ढूंढते हुए बारात में आ पहुंचे। अरे यार, यहाँ तो इतने लोग हैं कि समझ नहीं आता किसी की शादी हो रही है या कोई सेलिब्रिटी आया है। अब कहाँ ढूंढूं मिस स्टूपिड तुम्हें? युवराज इतने लोगों की भीड़ को देखकर उलझन में पड़ गए। उनके चारों ओर लोग बैंड बाजे तेज आवाज में बज रहे थे, जिससे उन्हें काफी नफरत थी। ऊपर से सब नाचने में मशगूल। क्या लड़की वाले और क्या लड़के वाले, सबके सब बारात में शामिल हो गए। तभी युवराज का हाथ एक आदमी ने पकड़ लिया और उनको अपने साथ जबरदस्ती डांस करने के लिए खींचने लगा। अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरे हाथ को। युवराज को उस आदमी पर थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया, मगर शायद उस आदमी ने चढ़ा रखी थी। उसने दोबारा से उनका हाथ पकड़ा और डांस करने के लिए खींच कर बोला, नाचो नाचो, आज कोई रुकना नहीं चाहिए। माफ़ करिएगा पर मुझे नाचना नहीं आता। युवराज ने गुस्से में हाथ फिर से छुड़ाया तो उस आदमी ने उनके पीठ पर हल्का सा धौला जमा दिया। ऐसे कैसे नाचना नहीं आता? आज नितिन वत्स की शादी है, मैं मामा हूँ उसका। मैं सिखाऊंगा तुम्हें नाचना, आओ मेरे साथ। आदमी ने वापस से उनका हाथ पकड़ लिया। देखिए नितिन वत्स कि मामा जी, मुझे नाचने गाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए। युवराज बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उस आदमी के चंगुल से छुड़ाकर दूर चले गए। अजीब आदमी था, खामखां पीछे पड़ गया। युवराज थोड़ी दूर जाकर अपने हाथ को सहलाने लगे कि तभी दादाजी ने उनके कंधे पर हाथ रखा।
लगा कि शायद फिर वही आती हैं। अरे आप समझते क्यों नहीं है मामा जी कि मुझे डांस नहीं करना। मामा जी? किसकी बात कर रहे हो युवी? मैं तो तुम्हारा दादाजी हूँ। युवराज ने पीछे मुड़कर देखा तो दादाजी खड़े थे। ओह सॉरी दादाजी, एक्चुअली चलिए जाने दीजिए। तुम भी ना युवी, अगर शादी में आना ही था तो मेरे साथ आ जाते या फिर कोई ढंग के कपड़े पहन कर आते। दादाजी ने जब कपड़ों की बात की तब जाके युवराज ने भी देखा कि वो सिर्फ एक सिंपल सी ब्लैक टी शर्ट और लोअर पहनकर आ गए थे। छोड़िए ना दादाजी, कपड़ों में क्या रखा है। युवराज ने उनकी बात को टालते हुए इधर उधर नजर दौड़ाई कि श्रद्धा शायद दिख जाए, क्योंकि असलियत में तो वो उसे ही ढूंढने आए थे। हाँ ठीक है, पर अब तुम आ ही गए हो तो चलो मेरे साथ भी थोड़ा नाच लो। दादाजी भी बाकी लोगों की तरह पाँव थिरकने लगे। तभी उनका बैलेंस बिगड़ गया, पर युवराज ने उन्हें संभाल लिया। आप पहने दीजिए दादाजी, वरना गिर जाएंगे। नहीं युवी, तुमने मुझे शादी में खाने से रोका था पर नाचने से नहीं। लेकिन दादाजी, मैं नहीं सुनूंगा युवी। दादाजी जिद करके अपने हमउम्र दोस्तों में जाकर पाँव थिरकाने लगे। युवराज को उनकी फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो भी उनके पीछे चले गए। इतने में तो छोटी छोटी लड़कियां भागती हुई युवराज के पास आकर बोली, सुनिए, आप हमारी फोटो लेंगे क्या? उन्होंने युवराज के हाथ में पकड़े मोबाइल फोन की तरफ इशारा किया। युवराज भी उनको देखकर मुस्कुरा दिया और घुटनों पर बैठते हुए बड़े प्यार से बोले, बिल्कुल लेंगे, आप दोनों हैं ही इतनी प्यारी। इतना कहकर उन्होंने अपने मोबाइल फोन से उन दोनों की 3-4 तस्वीरें लिए उन्हें दिखाने लगे। उन तस्वीरों को देखकर दोनों बच्चियां बहुत खुश हो गई। मेरी बहन वहाँ है, उसकी फ़ोटो भी ले लीजिए ना। उन्होंने उनको और दूसरी फ़ोटोज़ लेने की ज़िद की, जिसे वो मना नहीं कर पाए। वो दोनों उन्हें खींचकर अपने बाकी दोस्तों के पास ले गई। युवराज एक एक करके उन सभी बच्चों की फ़ोटोज़ खींचने लगे। भैया जी, हमारी फ़ोटो भी लीजिए ना। नहीं भैया, पहले हमारी फ़ोटो। सारे बच्चे उनको घेर कर अपनी अपनी फ़ोटोज़ लेने की ज़िद करने लगे। आराम से, वरना मैं किसी की फ़ोटो नहीं लूँगा। इसीलिए सब लाइन से खड़े हो जाओ, समझे? युवराज ने बच्चों से कहा और लाइन से उनकी तस्वीरें क्लिक करने लगे। जब सारे बच्चों की फ़ोटो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने बारी बारी से बच्चों को वो दिखाई। तो सबने अपने फ़ोटोज़ देख ली, कोई बच तो नहीं गया ना? नहीं, सारे बच्चे एक सुर में चिल्लाए, वेरी गुड, इन सारी फ़ोटोज़ को मैं कल निकलवा कर लाऊंगा। फिर परसों तुम सभी विक्रम दादाजी के घर आ जाना, मैं वहीं मिलूंगा। तुम बाकी फ़ोटोज़ भी, जिन्हें तुम हमेशा अपने पास रख पाओगे, ठीक है? युवराज ने अपने मोबाइल फ़ोन को जेब में रखते हुए कहा, ठीक है। सारे बच्चे फिर से एक सुर में बोलकर इधर उधर हो गए। युवराज थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी एक छोटे से लड़के ने पीछे से उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, भैया जी, ये शर्मा रही थी आपसे, ज़रा इसकी फ़ोटो भी खींच लियो। लड़का साइड हटते हुए बोला। उसके पीछे एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, जो युवराज को देखकर शर्मा गई और वापस उस लड़की के पीछे छुप गई। तुम बच्चे तो आज मुझे कैमरामैन बनाकर छोड़ोगे। खैर देखो, शर्माओ मत, जल्दी से सामने आओ। मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारी सुंदर सी फ़ोटो लेकर तुम्हें वापस कर दूँगा। लेकिन वो तुम्हें तब मिलेगी जब तुम मेरे सामने आओगी। इतना कहकर उन्होंने जेब से मोबाइल फ़ोन निकालकर उसका कैमरा ऑन किया। जाना, इतना क्या शर्माती है? उस छोटे लड़के ने लड़की का हाथ पकड़कर अपने आगे कर दिया। युवराज भी घुटनों पर बैठते हुए उसकी तरफ प्यार से देखकर मुस्कुराने लगे। तुम तो बहुत प्यारी लड़की हो, चलो अब जल्दी से बड़ी से स्माइल करो। युवराज के इतना प्यार से कहने पर लड़की भी मुस्कुरा उठी और जैसे ही वो फ़ोटो लेने लगी कि कैमरे में श्रद्धा दिखाई दी। फौरन ही युवराज ने फ़ोन की स्क्रीन से नज़र हटाकर देखा तो सच में उन्हें कुछ दूरी पर खड़ी श्रद्धा ही दिखी, जो बच्चों की तरह कानों पर उछल रही थी। और उसने वही हरे रंग का सूट पहना था जब पहली बार युवराज ने उसे देखा था। फाइनली तो मिल ही गई मिस श्रद्धा जी। युवराज ने तुरंत उस छोटी लड़की की फ़ोटो खींची और उसके बाद कैमरा जूम करके श्रद्धा की तस्वीरें अपने फ़ोन में कैद करने लगे। हालांकि श्रद्धा को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि कोई उसकी तस्वीरें ले रहा है। देखा जाए तो डांस के मामले में मिस स्टूपिड काफ़ी तेज़ लगती है। युवराज मन ही मन बोलकर मुस्कुराने लगे। वहीं दूसरी तरफ गौरव भी अचानक से जीप लेकर समारोह में आ पहुंचा। असल में तो इन छोटे मोटे गांव वालों के शादी समारोह के कार्यक्रमों में शामिल होने में उसे ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ यहाँ अपने खास दोस्त रवि से मिलने आया था, जो कि दूल्हे का दूर का रिश्तेदार होने के नाते बारातियों में सम्मिलित था। इसीलिए उसने तुरंत रवि को फ़ोन मिलाया ताकि वो जहाँ भी हो उससे मिलने आ जाए, क्योंकि खुद उसे गांव वालों में घुसना पसंद नहीं था। पर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फ़ोन नहीं लग पाया। क्या मुसीबत है। गुस्से में आकर उसने जीप स्टार्ट की वापस जाने लगा, पर तभी उसकी नज़र बाईं ओर की गली में श्रद्धा पर पड़ी, जो डांस करते हुए बेहद प्यारी लग रही थी। उसे देखते ही गौरव के चेहरे पर कुटिल मुस्कान खेल गई और फौरन उसने सीधा ना जाकर थोड़ी दूरी पर एक टर्न लिया, जहाँ वो उसी गली में पीछे से आकर उसको हैरान कर देना चाहता था।
इधर युवराज के कैमरे में उसकी तस्वीरें लेते वक्त बीच में गौरव की जीप आ गई। तब जाकर उन्हें ये आभास हुआ कि वो बस उसके फोटोज ही खींचे जा रहे हैं, जबकि उन्हें तो माफ़ी मांगनी थी। थैंक गॉड उस स्ट्रेंजर की जीप ने मुझे याद दिला दिया कि मुझे श्रद्धा से सॉरी बोलना था, वरना मैं तो। युवराज जैसे ही श्रद्धा के पास जाने को हुए कि संजय बीच में आ गया। अरे युवी, तुम भी यहाँ हो, मुझे क्यों नहीं बताया? खैर आओ, तुम्हें हमारे गांव की एक स्पेशल डिश खिलाता हूँ जो तुमको बहुत अच्छी लगेगी। संजय ने उनके गले में हाथ डालते हुए कहा, और इससे पहले कि युवराज कुछ बोल पाते कि संजय ने उनके मुंह में गुलाब जामुन ठूस दिए। ये लो, पहले अपना मुंह मीठा करो, बाकी बातें हम दावत उड़ाते हुए करेंगे। संजय हंसकर बोला, पर युवराज को उस पर बहुत तेज गुस्सा आ गया। इधर श्रद्धा ने अपना डांस बंद किया, मुस्कुराने लगी। कितना मजा आया, पापा को घर जाकर सब बताऊंगी कि मैंने कितने सुंदर बारात देखी और कितने सारे लोग भी आए हैं। मैं तो दूर से ही बहुत नाची, फिर भी पैरों में दर्द का एहसास नहीं हुआ। सोचो अगर दूर से ये हाल है तो बारात के बीचों बीच में कितना नाचती। सब लोग पागल समझते या मुझसे डर जाते। हंसते हुए उसने हवा में अपनी चुनरी फेंकी। जैसे ही वो नीचे गिरने लगी कि रफ्तार से गौरव की जीप आई और उसने उसकी चुनरी को कैच कर लिया। श्रद्धा अचानक से यूं गौरव को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसके कदम जहाँ थे वहीं जड़ हो गए। कैसी हो श्रद्धा? गौरव वासना भरी दृष्टि से उसे घूरते हुए जीप से उतरा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। सोचा सुबह की मुलाकात अधूरी रह गई होगी, इसीलिए मौका देखकर यहाँ तुमसे मिलने चला आया। क्यों, अच्छा किया ना? श्रद्धा की हालत डर की वजह से बुरी हो चुकी थी, ऊपर से उसने उसकी चुनरी भी छीन ली। जैसे तैसे हाथों से अपने सीने को ढकते हुए उसने 2-3 कदम पीछे लेकर भागना चाहा, पर गौरव ने उसकी बाह पकड़ ली और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अपना दुपट्टा लिए बिना ही चली जाओगी? उसने दुपट्टा आगे करते हुए कहा तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। लो पकड़ लो, चाहिए ना? उसने उसकी एक बाह को कसकर पकड़ा हुआ था और दूसरे में उसका दुपट्टा। श्रद्धा ने भयभीत दृष्टि पहले गौरव पर डाली, फिर कांपते हुए हाथों से अपनी चुनरी लेने लगी कि तभी गौरव ने उसे दूर फेंक दिया और चालाकी से हंसा। तुम्हें क्या लगता है इतनी नायाब खूबसूरती को मैं छुपाने दूंगा? बात सुनकर दंग रह गई और खुद को उसके पकड़ से छुड़ाने के लिए कसमसाने लगी, पर वो उसके मुकाबले 10 गुना ज़्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो कमज़ोर पड़ गई और उसकी आंखों से आंसू बह गए। जाने दीजिए हमें, आपसे विनती करते हैं, उसने मुश्किल से कहा। उसका गला रूंध गया था। हाँ तो रोका किसने है? चली जाना, कहीं जाना चाहती हो, पर पहले मुझे थोड़ी नुमाइश तो कर लेने दो। उसने वहशी मुस्कान बिखेरते हुए उसकी कमर पर हाथ डाला और ज़बरदस्ती अपने बहुपाश में बांधकर उसके गालों को चूम लिया। नहीं! वो उसकी दरिंदगी से बचने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, पर शादी का म्यूज़िक इतना तेज़ था कि उसकी चीखें कहीं दब कर रह गई। ऊपर से गांव के ज़्यादातर लोग समारोह में ही शामिल थे, इसीलिए वहाँ कोई देखने या सुनने वाला नहीं था। छोड़िए हमें, श्रद्धा रोती भी लगती खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर गौरव ने उसे जंगली भेड़िए की तरह जकड़ लिया था। कभी उसके गालों को, कभी उसकी गर्दन को अपने होठों से छूने लगा। वो उसके छुअन से अंदर तक बुरी तरह दहल उठी और छटपटाते परिंदे की तरह खुद को आज़ाद कराने की कोशिशें करने लगी। उसके दोनों हाथ ही गौरव की गिरफ्त में थी और वो उस पर शिकारी गिद्ध बनकर टूट पड़ा था कि अचानक उसने अपने दांतों को उसकी बाह में गड़ा दिया। गौरव ने दर्द से चीखते हुए उसको हल्का सा दूर धकेला और अपनी बाह को सहलाने लगा। इसी बीच मौके का फ़ायदा उठाकर वो भागने लगी कि गौरव ने दोबारा उसकी कलाई पकड़ ली और ज़ोरदार तमाचा उसके गालों पर रसीद कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे चोट पहुंचाएगी? देख अब तेरे साथ में क्या क्या करता हूँ। तेरे शरीर का हिस्सा उधेड़ नहीं देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। इतना कहकर वो ज़ोर ज़बरदस्ती से खींचकर अपनी जीप में डालने लगा। चल बैठ अंदर। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बाबा के पास जाना है, वो रोती हुई बोली, मगर उसके सर पर मानो दरिंदगी सवार थी। उसने उसके चीख पुकार को अनसुना कर दिया और खींचते हुए उसे अपनी जीप की सीट पर धक्का दिया। वो गिड़गिड़ाकर उसके आगे हाथ जोड़कर बोली, मुझे जाने दीजिए सरकार, छोटी जात हूँ, क्या करेंगे मेरे पास आकर? अगर किसी को पता लगा तो बदनामी हो जाएगी, आपकी भी और मेरी भी। हाँ, मैं नहीं डरता किसी बदनामी से, मुझे बस भूख है तेरी, जो सिवा तेरे कोई नहीं मिटा सकता, समझी? और रही बात तेरी बदनामी की, तो आज की रात तू मेरा वो खिलौना बनेगी जिसे मैं सिर्फ अपने मनोरंजन की चीज़ समझकर खेलूँगा। फिर तू कौन है और क्या है मेरा मसला नहीं। और वैसे भी अगर ये बात फैल भी गई कि मैंने तेरे साथ कुछ किया है तो कोई मानेगा ही कौन? सब जानते हैं कि तू जैसी छोटी लड़कियों का धंधा है हम जैसे रईसादों की को फंसाने का। वो बेहद क्रूरता से बोला और खुद भी जीप में चढ़कर बैठ गया। उसने श्रद्धा की कलाई मजबूती से पकड़ी हुई थी ताकि वो भाग ना जाए। उसने जैसे ही जीप स्टार्ट करी कि तभी श्रद्धा ने दोबारा उसकी हथेली पर जोर से काट लिया।
तेरी तो गौरव ने दर्द से कराहते हुए उसकी कलाई छोड़ दी और इतने में वो तुरंत जीप से कूदकर शादी में लगी टेंट हाउस की तरफ भाग खड़ी हुई। आह, फिर से भाग गई। पर कब तक बचोगी मेरे चंगुल से? आज तो इसे इसकी सजा देकर ही रहूंगा। गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का जमाते हुए गौरव भी जीप से उतरा और श्रद्धा को ढूंढता हुआ उसी दिशा में चला गया। यहाँ युवराज कॉफी लाने का बहाना बनाकर कुर्सी से उठे और संजय से पीछा छुड़ाकर दूसरी तरफ चले गए। उनकी नजर रह रहकर श्रद्धा को ही खोज रही थी। तभी उसने बराबर से गुजर रहे आदमी से एक लड़की आ टकराई और उस आदमी के हाथों से कोल्ड ड्रिंक छूटकर युवराज की टी शर्ट पर गिर गई। ओह व्हाट द हेल! माफ करना, ये उसकी गलती से हुआ। उस आदमी ने भागते हुए लड़की की ओर इशारा किया तो युवराज ने पलटकर देखा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा ही थी। ये तो श्रद्धा थी शायद, लेकिन इस तरह भाग क्यों गई? उसे देखते युवराज टी शर्ट फूटकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। गौरव भी बौखलाया हुआ सब लोगों में श्रद्धा को ही ढूंढ रहा था और वो खुद को उसकी नज़र से बचाने के लिए खाली केटरिंग टेबल के पीछे जाकर छुप गई थी। घूमता फिरता गौरव उसी टेबल के नज़दीक आकर खड़ा हो गया और उसे मालूम नहीं था कि श्रद्धा टेबल के ठीक पीछे एकदम सीधे बैठी है। पता नहीं कहाँ चली गई। उसे टेबल पर हथेली मारी तो उसका पहले से टूटा पाया पूरा टेढ़ा हो गया और टेबल का एक कोना श्रद्धा के माथे पर जोर से लगा, जिसकी वजह से वो हल्की सी चीख पड़ी। हालांकि म्यूजिक और बाकी शोर के कारण उसकी आवाज़ गौरव को ठीक से सुनाई नहीं दी। वो आधा पीछे मुड़ा तो बस झुकी हुई टेबल ही नजर आई। ऐसा लगा जैसे अभी कोई लड़की चीखी, पर दिखा तो कोई नहीं। उसने इधर उधर देखा, फिर एकदम से बिना कुछ सोचे ही वो टेबल की तरफ झुका कि तभी किसी ने उसका कंधा थपथपाया। उसने पलटकर देखा तो उसका दोस्त रवि खड़ा था। कैसा है मेरे यार? हो तो तुझे मेरी याद आ ही गई, कहते हुए गौरव ने रवि को गले लगा लिया। मैं तुझसे मिलने आने ही वाला था, फिर तो खुद ही यहाँ दिख गया। वैसे जितना मैं जानता हूँ तुझे गांव वाले से शादी समारोह में जाना पसंद तो नहीं है, फिर आज इधर कैसे? पूछा। कुछ नहीं, बस एक मैना के पर काटने थे और वो चकमा देकर फुर हो गई। गौरव ने जेब से सिगरेट निकाली और उसे जलाते हुए बोला, तेज मालूम पड़ती है तभी तो फुर हो गई, वरना इस शिकारी के चंगुल से मैना तो क्या उसका पर भी ना खिसक पाए। कोई बात नहीं, वापस तो फिर भी मेरे पास ही आनी है, चाहे जितना मर्जी दूर चली जाए। उसने तीखी मुस्कान बिखेरते हुए कहा और रवि के साथ चला गया। उसके वहां से जाते ही श्रद्धा ने टूटी हुई टेबल को बड़ी मुश्किल से थोड़ा दूर किया और अपना सर बाहर निकाला। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके कानों में केवल गौरव की धमकी वाली बातें और उसकी दरिंदगी से भरी हंसी गूंज रही थी, जिन्हें सोचते ही वो बिना आवाज के रोने लगी। फिर एकाएक उसे अपने आंसू पोंछे और खुद से बोली, नहीं श्रद्धा, तुम रो नहीं सकती, कुछ भी करके हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। अगर आज बच भी गई तो क्या फायदा, कल उसी कोठी में वापस जाना है। कैसी भी स्थिति आ जाए पर उस दानव को अपने से दूर रखना होगा, नहीं तो कल कुछ बुरा होता है तो लोग मुझ पर ही सवाल उठाएंगे। और अभी अगर घर नहीं पहुंची तो ताई जी गुस्सा हो जाएंगी। पापा का ख्याल रखने वाला भी तो कोई नहीं होगा वहाँ। उनका खाना पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर उसने इधर उधर देखा कि कहीं गौरव आसपास तो नहीं, मगर जब उसको वो कहीं नजर नहीं आया तो धीरे से बढ़कर वो टेंट के नीचे होकर बाहर निकलने लगी कि अचानक उसका सूट किसी चीज़ में अटक गया। उसको लगा शायद गौरव है, इसीलिए वो एकाएक घबरा उठी और बिना पीछे मुड़े ही माफ़ी की गुहार लगाते हुए रो पड़ी। जाने दीजिए हमें छोटे सरकार, आपसे विनती करते हैं, छोड़ दीजिए। क्यों चाहते हैं ये सब? गलत नहीं कहता मैं, तुम सच में एक स्टूपिड गर्ल हो। युवराज घुटनों के बल नीचे बैठते हुए बोले और धीरे से उसका सूट को बांस के खंभे में लगी एक नुकीली कील से आहिस्ता निकालने लगे। श्रद्धा ने भी जब उनके जानी पहचानी मगर गौरव की आवाज़ से अलग आवाज़ सुनी तो हैरानी से गर्दन घुमाकर देखा, जहाँ सच में गौरव की जगह युवराज थे और कील में फंसा हुआ उनका सूट अलग कर रहे थे। उन्हें वहां पाकर श्रद्धा को थोड़ी राहत महसूस हुई। वो उनका सूट कील से निकाल कर बोले, ये लीजिए, छुड़ा लिया आपको छोटे सरकार से, अब आपको इनसे विनती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा गई, मगर वो छेप कर इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ, किसी से बचकर भाग रही हो? उन्होंने उसका घबराया चेहरा और बेतरतीब हालत देखकर पूछा तो पर वो खामोश रही। उसने किसी को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं थी। ऊपर से घर लौटने में भी आज उसको काफ़ी देर हो गई थी, इसीलिए बार बार उसके मन में अपने बाबा का ख्याल आ रहा था। उनके बारे में सोचते ही वो उठकर खड़ी हुई और जाने के लिए मुड़ी, पर तभी उन्होंने उसकी कलाई थाम के रोक लिया। रुको श्रद्धा, मुझे कुछ कहना है तुमसे। से उनकी ओर देखने लगी तो युवराज भी अपनी जगह से उठे और उसकी कलाई को छोड़ते हुए बोले, आई एम सॉरी श्रद्धा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल जो कुछ मैंने तुमसे गुस्से में कहा उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि बिना किसी को जाने उसके चरित्र पर दाग लगाना गलत है
और जाने अनजाने से ही मैंने यही दाग तुम पर लगा दिया था। पर ट्रस्ट मी, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं समझता हूँ कि कल तुमने मुझे जानबूझकर हाथ नहीं लगाया होगा, इसीलिए आई टेक बैक माई वर्ड्स। वो एकटक उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। वो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि वो कल की सारी घटना भूल चुकी थी। उसको यूं चुपचाप घूरता देखकर युवराज को लगा कि शायद वो उन्हें माफ़ नहीं करना चाहती, इसीलिए वो हताश हो गए। लगता है कि मैंने तुम्हें ज़्यादा हर्ट कर दिया। बताओ श्रद्धा, क्या सच में तुम मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करोगी? जी क्या अपोलॉजी? जो वो हैरत से भरकर अटकते हुए बोली। अपॉलॉजी यानी कि माफ़ी। तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? आप किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं? कल जब तुमने गलती से मेरा कुत्ता ख़राब कर दिया था और कुछ लोगों ने मेरा मजाक बना दिया, तब मैंने गुस्से में तुमको ऐसे कुछ शब्द कह दिए थे जिनका पछतावा मुझे बाद में हुआ। मैं तभी से मौका ढूंढ रहा था कि कब तुम मुझे मिलो और मैं तुमसे अपने उन गलत शब्दों के लिए माफ़ी मांगूं। कल के बाद बड़ी मुश्किल से इस मैरिज फंक्शन में तुम दिखाई दी हो, इसीलिए सॉरी बोलने आया था। और वैसे भी मेरे दादाजी ने सिखाया है कि अपनी गलती को सुधारने का कोई सही गलत वक्त नहीं देखा जाता। जहाँ मौका मिले सुधार लेना चाहिए। बात सुनकर उसको कल की घटना याद आ गई और ये भी याद आ गया कि वो कैसे उनसे नाराज़ होकर चली गई थी। लेकिन उसने सोचा नहीं था वो इस तरह अपनी गलती को मानकर उसकी माफ़ी मांगने आएंगे, क्योंकि रोज़ाना ज़िंदगी में उसको कई लोगों की खरी खोटी और उपेक्षा सहनी पड़ती थी। किसी न किसी कारण से उसको गालियाँ सुनाई जाती, जिसे सुनने की आदत भी धीरे धीरे उससे हो चली थी। पर आज युवराज को अपने सामने एक छोटी सी गलती की माफ़ी इस तरह मांगते देख उसको खुशी और आश्चर्य दोनों हो रहा था। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? उन्होंने उसके कान के पास चुटकी बजाते हुए पूछा। जी कुछ नहीं, और आपको इस तरह हमसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तो आदत ही है लोगों की 4 गालियाँ हर दिन खाकर पचा भी जाती हूँ। ये आपने कुछ ऐसा कहा भी हो तो हमें याद नहीं रहने वाला। आप बेकार में इतनी मेहनत उठाकर यहाँ तक आए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सॉरी, उसने बड़ी मासूमियत से नज़रें झुकाकर कहा। युवराज भी उसे देखकर मुस्कुराकर बोले, सॉरी नहीं सॉरी, क्योंकि तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है क्योंकि आप बड़े लोग हैं, आपका ओहदा हमसे बड़ा है। ओहदा चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, मगर इज्जत झुकने से मिलती है। की वजह जब अपनी गलती हो तो मुँह नहीं मोड़ा करते, समझे तुम? इसीलिए आई एम सॉरी। आप खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। बार बार माफ़ी मांगकर खुद को छोटा मत कीजिए। मैं बात को बढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम उसे गलत दिशा में घुमा रही हो। ये छोटा बड़ा क्या होता है? और तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे आगे गलती मानकर शर्मिंदा महसूस करूँगा? बल्कि मुझे तो खुशी है कि मैंने जो किया उसका एहसास मुझे सही वक्त पर हो गया। उनको दोबारा माफ़ी मांगता देखकर उसको बहुत अजीब लग रहा था। आज तक गांव के किसी भी बड़े वर्ग के लोगों ने उससे इतने तमीज़ भरे लहजे में बात ही नहीं की थी, इसीलिए। और युवराज तो कुछ समय पहले ही शहर से आए थे। एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का होने के बावजूद वो श्रद्धा जैसी अनपढ़ गंवार और छोटी जाति की लड़की से सभ्यतापूर्वक माफ़ी की गुहार लगाएंगे, ऐसा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। देखिए आप, वो कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी उन्होंने उंगली से उसे चुप रहने का इशारा किया और धीरे से उसके करीब आए। तुम्हारे माथे से तो खून बह रहा है, इतनी चोट कैसे आई तुम्हें? उन्होंने हैरानी से देखते हुए पूछा। उसकी चोट का हिस्सा बालों से ढक गया था, मगर खून की कुछ बूंदें इसकर अचानक गिरी तो युवराज की नज़र पड़ गई। उन्होंने फौरन जेब से रुमाल निकाला और जैसे ही खून साफ करने को हुए उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। छोटी सी चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी, अभी मुझे देर हो रही है इसीलिए चलती हूँ। इतना कहकर वो पीछे मुड़ गई और अपने आसपास देखने लगी। युवराज के चक्कर में कुछ पल के लिए उसका ध्यान गौरव से हट ही गया था। फिर से उसके बारे में सोचते ही वो दोबारा घबराने लगी। नहीं, पहले मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी बैंडेज कर देता हूँ, फिर जहाँ जाना हो चली जाना। नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती। घर पे ताई जी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी और पापा को दवाई भी देनी है। वो जाने लगी पर युवराज ने उसकी हथेली पकड़ ली। ठीक है चली जाना, पर कम से कम ये रुमाल तो बांधने दो। आप समझते क्यों नहीं? वो परेशान होकर बोली और अपना हाथ छुड़ाया। और तुम क्यों नहीं समझती? तभी उन्होंने उसकी दोनों बाजों को पकड़ते हुए उसे अपने करीब किया और नाराज़गी से बोले। यूँ अचानक उसके नज़दीक आ जाने से श्रद्धा का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर इस बार उसके मन में किसी तरह के नफरत भाव ने जन्म नहीं लिया, बल्कि एक अलग सी बेचैनी ने दस्तक दी, जो कि गौरव के करीब आने वाली भावना से बिल्कुल विपरीत भावना थी। ऐसे घूरो मत और आंखें नीची, युवराज गुस्से में बोले और रुमाल से उसकी चोट साफ करने लगे। उसने सकुचाते हुए आंखें नीची कर ली। एक बात बताओ, ये चोट लगी कैसे? उन्होंने हल्की सी फूंक उसके माथे पर मारते हुए पूछा ताकि ज़्यादा दर्द ना हो।
मगर वो अपनी दोनों हथेलियों को गौर से देखने में लगी हुई थी, जो युवराज के सीने से टिकी थी। ऊपर से उनकी शर्ट गीली होने की वजह से उसकी धड़कनें और शरीर की स्पष्टता का एहसास वो और करीब से महसूस कर पा रही थी, पर उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उन्हें हटा सके, क्योंकि मन का एक कोना अजीब अनुभव में डूबा हुआ था। ये लो, हो गया, घर जाते ही इस पर लोशन लगा लेना। अंका जैसे ही वो पीछे हटे तब जाके उसको एकाएक होश आया और वो खुद भी ही झेप कर इधर उधर देखने लगी। और तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? उनके फिर से पूछते ही उसने अपने सीने पे हाथ रखा और शर्मिंदगी से पीछे घूम गई। वो समझ गई कि उन्होंने गलत वक्त पर गलत सवाल कर लिया है। वो कुछ कह पाते कि उसने गर्दन हल्की सी टेढ़ी की और झट से बात बदलते हुए बोली, इतना करने के लिए धन्यवाद, रात बहुत हो गई है, मुझे चलना चाहिए। इतना बोलकर वो ज़रा आगे बढ़ी कि उसका पैर नीचे किन्हीं तारों में फंस गया, मगर गिरती उससे पहले ही युवराज ने उसे बचा लिया। दोनों अचानक फिर एक दूसरे के बेहद नज़दीक आ गए। श्रद्धा की कमर युवराज के बाजुओं में झूल रही थी। कुछ पलों तक दोनों खामोशी से एक दूसरे को निहारने लगे कि तभी हवा से श्रद्धा की आंखों पर बालों की एक लट आ गई। युवराज ने एक हाथ से उसे थामे रखा और दूसरे हाथ की तर्जनी उंगली से बालों की लट को धीरे धीरे उसकी आंखों पर से हटाकर कान के पीछे किया। तभी उनकी हथेली गलती से उसके गर्दन की उस जगह छू गई जहां गौरव का दिया घाव था। दर्द की वजह से वो एकदम से हड़बड़ाकर अलग हो गई और बिना युवराज को देखे तुरंत वहां से भाग गई। खुद भी समझ नहीं पाए कि आखिर उसे क्या हुआ था। अचानक वो तेजी से भागते हुए अपने घर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसका दिल और दिमाग केवल गौरव और युवराज के बारे में सोच रहा था। रास्ते में कितने ही कंकड़ पत्थर उसके पैरों तले घाव देकर पीछे छूट रहे थे, उसे इसका भी कोई होश नहीं था। जहाँ एक तरफ गौरव का वहशीपन उसके आने वाले वक्त की चुनौतियों की धमकी देकर डरा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर युवराज की कुछ पल के नज़दीकियाँ उसको ऐसी भावनाओं में बांधती जा रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इन सब को सोचते सोचते वो अचानक बीच रास्ते से चीखते हुए घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से अनगिनत आंसू दर्द बन के बह रहे थे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं? ये दुनिया इतनी अजीब क्यों है और क्यों सब कुछ इतना उलझा हुआ सा है? हम बस एक एक ही हवा में सांस लेते हुए भी कितने अलग थलग पड़ गए हैं। सबकी भावनाएं एक दूसरे से मेल नहीं खाती, आखिर क्यों? वो फूट फूट कर रोने लगी। कल दोबारा उसको गौरव का सामना करना पड़ता, जिससे आज उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में ज़रा भी शर्म नहीं दिखाई। और दूसरी तरफ उसके बाबा की सेहत नाजुक अवस्था के दौर से गुजर रही थी। उसका दिमाग सुन पड़ चुका था कि तभी बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर आकर टपकी। उसने आसमान में निगाहें उठाकर देखा तो चांद गायब था और काले बादलों की चादर पूरे आकाश पर चढ़ चुकी थी। और देखते ही देखते बादलों में तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी, फिर बारिश होने लगी। वो कुछ देर यूं ही बेसुध सी पड़ी भीगती रही। थोड़ी देर बाद उसे दूर कहीं से किसी के कराहने की आवाज़ आई। उसको लगा कि जैसे ही उसके बाबा थे। वो फौरन खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और घर की तरफ पूरी गति से दौड़ती चली गई। आखिरकार अपने पुराने टूटे फूटे मकान की चौखट पर पांव रखकर उसने पर्दा हटाया, जो कि बारिश से भीग चुका था। अंदर जंगले पर रखा एक दिया मंद रोशनी में टिमटिमा रहा था। वो हौले से जंगले की तरफ बढ़ी और झांककर देखा कि एक टूटी चारपाई पर उसके बाबा आराम से सो रहे थे। उन्हें देखते ही उसकी बेचैनी बिल्कुल खत्म हो गई। वो धीरे से मुस्कुराने लगी। कहाँ थी अब तक? पीछे से कमला ने अचानक आकर चिल्लाना शुरू कर दिया। एक तो तुम्हारे बाबा मेरे हाथों से खाना खाने के लिए राजी नहीं होता, ऊपर से तुमको फुर्सत ही नहीं है घूमने फिरने से। पता नहीं कब तक तुम दोनों को झेलूंगी मैं। सब तेरे इसी बाप की देन है जिसकी जो हम भुगत रहे हैं आज। मैं ये ठाकुर के यहाँ चोरी करता ना, इसकी तेरी जिम्मेवारी मेरे सर आती। हाय, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी तुम दोनों ने। मेरी भी एक जवान लड़की कुंवारी बैठी है जिसका ध्यान भी नहीं रख पाती मैं, बस तुम्हारे चक्कर में मनहूसियत फैला के रखी हुई है। कमला अपनी कड़वी जुबान से उसको कोसती जा रही थी, मगर उसने उसकी बातों पर जरा भी गौर नहीं किया। वो एक चैन के नींद सो रहे अपने बाबा को देखने में लगी थी। मेरी बातें तो इस लड़की के पल्ले ही नहीं पड़ती, कमला ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर थक हार कर वो भी सोने चली गई। वहीं श्रद्धा काफ़ी देर तक यूं ही जंगले के पास खड़ी रही, फिर आखिर में चुपचाप जाकर अपने बाबा के पैरों की तरफ सर रखकर सो गई। जारी है।